राधे राधे मित्रों। तो स्वागत है आपका अपने चैनल जीडी ज्ञान धर्म में। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम नेट जेआरएफ दिसंबर 2022 का पेपर सोल्व कर रहे हैं, इतिहास विषय का, जो कि 28 फरवरी 2023 को हुआ था। इसके अंतर्गत हमने पहली वीडियो में 25 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। अब यह इसकी दूसरी वीडियो है, जिसके अंतर्गत हम आगे के 25 प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 26, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध लिखा था? ऑप्शन 1 आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन 2 पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन 30 S.A. डांगे, ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने गांधी जी लीडरशिप एंड द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी शीर्षक से निबंध लिखा था। निबंध में उन्होंने गांधी जी और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बीच संबंधों पर चर्चा की, जिसे उन्होंने 1934 में स्थापित करने में मदद की थी। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद प्रख्यात हीरा कोहिनूर ब्रिटिश मुकुट को समर्पित कर दिया गया था? तो यहाँ पर यह बताना है कि वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद से जो कोहिनूर हीरा था वह ब्रिटिश ताज के पास चला गया था। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46, ऑप्शन 2 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49, ऑप्शन 3 प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42, चौथा द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 के बीच। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच में। वर्ष 1848 और 49 के बीच में अंग्रेजों और सिखों के बीच में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था और इसी युद्ध में सिखों की पराजय हुई थी और इस पराजय के बाद उन्हें जो कोहिनूर हीरा था वह ब्रिटिश ताज को सौंपना पड़ा था। इस युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व महाराज दिलीप सिंह कर रहे थे। प्रश्न 28, मेला ढोने वालों की 1928 की हड़ताल के एक प्रमुख के रूप में किसको दंगरमा की उपाधि दी गई थी? तो 1928 में जो एक हड़ताल हुई थी मेला ढोने वालों की, उसमें कौन सा व्यक्ति था जिसे दंगरमा की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन ए संतोष कुमारी गुप्ता, ऑप्शन 2 प्रभावती दास गुप्ता, ऑप्शन 3 मुथियालू, ऑप्शन 4 बसंती देवी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा प्रभावती दास गुप्ता। जो प्रभावती दास गुप्ता या प्रभाती दास गुप्ता है, इन्हें 1928 में कलकत्ता में मेला ढोने वालों की हड़ताल के एक प्रमुख नेता के रूप में देखा जाता है और इन्हें दंगरमा की उपाधि दी गई थी। आप इनके बारे में यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। प्रश्न 29, एस्टाडो द इंडिया निम्नलिखित में से किस नाम से लोकप्रिय है? दो एस्टाडो द इंडिया वर्ड है, ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन 2 डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन 3 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन 4 फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही जवाब आएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भारत में अपना शासन स्थापित किया था, उसे यह लोग एस्टाडो द इंडिया के नाम से पुकारते थे। प्रश्न 30, 1770 और 1780 के दशक के अंतिम वर्षों में खतबंदी विनियमन किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए भारतीय किसानों द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने लिए उपकरण खरीदने से, ऑप्शन 2 भारतीय दस्तकारों को उनके उत्पाद अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते हैं, ऑप्शन 3 भारतीय किसानों को भूमि राजस्व नकद रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान करने के लिए बाध्य करते हैं, ऑप्शन 4 भारतीय दस्तकार कपास जैसे कच्चे माल की अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीदेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है भारतीय दस्तकारों को उनके उत्पाद अनन्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिक्री करने के लिए बाध्य करते हैं। तो 1770 और 1780 के दशक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
खतबंदी नियम पारित किया गया था, जिसने भारतीय कारीगरों को अपने उत्पादों को विशेष रूप से कंपनी को बेचने के लिए मजबूर किया। तो इसमें यह नियम था कि जो भारतीय व्यक्ति है, जो भारतीय कारीगर है, वो जो उनका सामान है वो सिर्फ कंपनी को ही बेचेंगे। प्रश्न 31, दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन के निष्कासन ड्रेन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया था? तो जो दादा भाई नौरोजी ने जो अपने धन के निष्कासन की जो थ्योरी, अपना जो सिद्धांत दिया था, तो वह उन्होंने 1895 में किस आयोग के सामने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन 1 वेल्बी आयोग, ऑप्शन 2 मैकडोनल्ड आयोग, ऑप्शन 3 स्ट्रेची आयोग, ऑप्शन 4 प्रेषण आयोग, जिसे रेमिटेंस आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 वेल्बी आयोग। जो दादा भाई नौरोजी ने 1895 में वेल्बी आयोग के समक्ष भारत से धन की निष्कासन का मामला प्रस्तुत किया था। वेल्बी आयोग भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच वित्तीय संबंधों की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक शाही आयोग था। प्रश्न 32, 1880 के दशक की किस संस्था से फर्ग्यूसन कॉलेज को विकसित किया गया था? तो 1880 के दशक में ऐसी कौन सी संस्था थी जिसे बाद में फर्गूसन कॉलेज के रूप में विकसित किया गया था? ऑप्शन ए दक्कन इंग्लिश स्कूल, ऑप्शन 2 न्यू इंग्लिश स्कूल, ऑप्शन 3 एंग्लो ब्रिटिश स्कूल, ऑप्शन 4 पूना इंग्लिश स्कूल। इसका सही जवाब आएगा न्यू इंग्लिश स्कूल। जो फर्ग्यूसन कॉलेज है उसे पहले न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में जाना जाता था, और जो न्यू इंग्लिश स्कूल है उससे ही फर्ग्यूसन कॉलेज का विकास किया गया था। फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना 1880 में 4 युवकों ने करी थी। बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, गोपाल गणेश आगरकर और माधवराव नामजोशी। इन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी थी, जिसे बाद में कॉलेज के रूप में बदल दिया गया। प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन अस्पृश्यता पर 1929 की कांग्रेस उप समिति का अध्यक्ष था? तो अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को लेकर 1929 में जो कांग्रेस की उप समिति बनाई गई थी, तो उसका अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 पंडित मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन 4 NG चंदावरकर। इसका सही जवाब आएगा पंडित मदन मोहन मालवीय जी। इन्हें ही अस्पृश्यता पर 1929 में कांग्रेस में गठित उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। इस समिति ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी और इसकी सिफारिशों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। इस समिति ने कई सिफारिशें करी थी, जिनमें शामिल है अछूतों के खिलाफ भेदभाव करने वाले सभी कानूनों का उन्मूलन, अछूतों के लिए शैक्षिक और रोजगार के अवसरों की स्थापना, अछूतों के जीवन में सुधार लाने वाले सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना, अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान का निर्माण। तो यह कुछ सिफारिशें थी जो इस समिति ने करी थी, और इसके बाद इन सिफारिशों को कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पारित कर दिया था। प्रश्न 34, उपयोगितावाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए इमैनुअल कांट, ऑप्शन 2 JS मिल, ऑप्शन 3 जैक्स देरिडा, ऑप्शन 4 मिशेल फुको। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 JS मिल। जो उपयोगितावाद का सिद्धांत है उसका प्रतिपादक जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है, JS मिल को माना जाता है। यह एक अंग्रेजी दार्शनिक, अर्थशास्त्री और एक सिविल सेवक थे, जिन्होंने 1865 से 1868 तक संसद के सदस्यता भी ग्रहण करी थी। इनका जो सबसे प्रसिद्ध काम था वो उपयोगितावादी था, जो 1861 में प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 35, हेरोडोटस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए हेलिकार्नासस, ऑप्शन 2 पेलोपोनेशिया, ऑप्शन 3 मिस्र, ऑप्शन 4 फिनिशिया। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 1
हेलिकार्नासस। तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है और इन्होंने द हिस्ट्रीज नामक पुस्तक की रचना करी थी। प्रश्न 36, लेनी रिफेनस्टाल की फिल्म ट्रायल ऑफ द व्हील निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 साम्यवादी प्रचार, ऑप्शन 2 नारीवादी उपागम, ऑप्शन 3 नाजी प्रचार, ऑप्शन 4 सबाल्टर्न उपागम। तो इसका सही जवाब आएगा नाजी प्रचार। जो लेनी रिफेनस्टाल की फिल्म ट्रायम्फ ऑफ द व्हील एक नाजी प्रचार फिल्म है जो नूर्नबर्ग में 1934 की नाजी पार्टी कांग्रेस का इतिहास है। प्रश्न 37, किसने यह कहा था? काल्पनिक कृतियों के रूप में इतिहासकार की कृति और उपन्यासकार की कृति भिन्न नहीं होती। वे जहाँ भिन्न होते हैं वह यह है कि इतिहासकार के वर्णन का अर्थ सच होने से है। तो यह जो स्टेटमेंट दिया हुआ है यह किसने कहा था कि जो काल्पनिक कृतियाँ होती है उसमें इतिहासकार की जो कृति होती है और जो उपन्यासकार की जो कृति होती है यह दोनों भिन्न नहीं होती हैं। ऑप्शन ए R.G. कोलिंगवुड, ऑप्शन 2 विल ड्यू, ऑप्शन 3 E.H. कार, ऑप्शन 4 विलियम एच ड्रे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 1 R.G. कोलिंगवुड। R.G. कोलिंगवुड की किताब द आइडिया ऑफ हिस्ट्री है और यह जो स्टेटमेंट लिया गया है यह उसी पुस्तक से लिया हुआ है। प्रश्न 38, किसने यह कहा था? इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए क्योंकि इतिहास कारणों या पूर्वव्रतों एंटीसीडेंट्स के वे धागे हैं जिनसे हमारी रुचि होती है। तो यहाँ पर भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसे बताना है कि यह किसने कहा था कि इतिहास का जो पुनर्लेखन किया जाना चाहिए क्योंकि इतिहास कारण या पूर्वव्रतों जो पहले घट चुके हैं उनके वे धागे हैं जिनमें हमारी रुचि होती है। ऑप्शन ए मैक्स बर्बोहन, ऑप्शन 2 विलियम जिन्सर, ऑप्शन 3 ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर, ऑप्शन 4 हेनरी एडम्स। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर। 1902 से 1932 तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ओलिवर वेंडेल होम्स जूनियर ने कहा कि इतिहास को फिर से लिखना होगा क्योंकि इतिहास उन कारणों या पूर्ववर्ती धागों का चयन है जिनसे हम रुचि रखते हैं। तो हमें इतिहास को फिर से लिखना चाहिए या इतिहास का पुनर्लेखन करना चाहिए क्योंकि इतिहास हमें जो घटनाएं घट गई है उनके बारे में बताते हैं। वो हमारी एक अतीत के ऐसे धागे हैं जो हमें अतीत और वर्तमान को जोड़े रखते हैं। इस कारण से इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किसने 1831 के रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था? जो 1831 में रामोसी विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने करा था? ऑप्शन ए देवी चौधरानी, ऑप्शन 2 राम सिंह, ऑप्शन 3 शाहमल, ऑप्शन 4 उमाजी राजे। तो इसका सही जवाब आएगा उमाजी राजे। उमाजी राजे ने 1831 में रामोसी विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह एक प्रमुख रामोसी नेता थे जिन्होंने भारत के पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। विद्रोह कुछ गांवों से कर वसूलने के रामोसियों के पारंपरिक अधिकार को समाप्त करने के कंपनी के फैसले से प्रेरित था और यह विद्रोह लगभग 8 वर्षों तक चला और इनकी मृत्यु के बाद समाप्त हो गया। प्रश्न 40, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्मो समाज निम्नलिखित में से किसका उत्तरवर्ती था? ऑप्शन ए सनातन सभा, ऑप्शन 2 आत्मीय सभा, ऑप्शन 3 धर्म सभा, ऑप्शन 4 तत्वबोधिनी सभा। जो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित जो ब्रह्म समाज था तो वह किस संस्था या किसका उत्तरवर्ती था? इसके पहले भी उन्होंने एक सभा की स्थापना करी थी और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म समाज की बाद में स्थापना करी थी। तो ब्रह्म समाज को किसका उत्तरवर्ती माना जाता है? तो इसका सही जवाब आएगा आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 के आसपास करी थी। वह ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1826 से 28 के बीच में करी थी। प्रश्न 41, मध्यकाल के दौरान तारीख या तवारीख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? तो जो मध्यकाल में जो तारीख या तवारीख लिखे जाते थे तो ये जो कथन है
ये उनसे मेच खाते हैं या नहीं, यह हमें बताना है। तो पहला है ए, ये दरबारी इतिवृत्त थे। बी, बाबरनामा रोजनामचे डायरियों पर आधारित नहीं है। सी, फारसी परंपरा राजतंत्रीय संस्थानों से प्रभावित नहीं थी। डी, वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन को केंद्रीय विषय बनाया। ई, यह पैटर्न सल्जुक साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था। तो हमें यह बताना है कि जो 5 स्टेटमेंट 5 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन से सही है। अब नीचे जो विकल्प दिए हैं उसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए सी ई, ऑप्शन 2 केवल ए बी डी, ऑप्शन सी केवल बी सी डी, या ऑप्शन 4 केवल ए डी ई। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन 4, केवल ए डी और ई। जो ए वाला स्टेटमेंट है ये दरबारी इतिवृत्त थे। जो डी वाला स्टेटमेंट है वे स्मारक उपक्रम थे जिसने पुस्तक लेखन के लिए इतिहास लेखन को केंद्रीय विषय बनाया। और ई, यह पैटर्न सल्जुक साम्राज्य के इतिहास द्वारा प्रभावित था। तो ये जो 3 स्टेटमेंट है ए डी और ई, यह सही है। जो तारीख या तवारीख से संबंध रखते हैं और इनके बारे में ये 3 चीज़ें सही है। प्रश्न 42, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियां थी उनकी जो भूमिका है उसके बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। तो इनमें यह बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ए, वर्ष 1605 में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया। बी, वर्ष 1606 में डचों ने मसूलीपट्टनम के एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलाकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया। सी, डचों ने वर्ष 1617 में सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। डी, अंग्रेजों ने सूरत में 1625 में पहले ही फैक्ट्री खोल दी थी। ई, वर्ष 1639 में डचों ने मलक्का पर कब्जा किया। तो यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और अब इन स्टेटमेंट का जवाब हमें इन 4 ऑप्शन में से देना है। तो इनमें से कौन से सही हैं। ऑप्शन 1 केवल बी सी डी, ऑप्शन 2 केवल ए डी और ई, ऑप्शन 3 केवल ए बी और सी, ऑप्शन 4 केवल बी सी ई। तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, केवल ए बी और सी। तो जो यूरोपीय व्यापारी कंपनियों की भूमिका से संबंधित जो यह कथन दिए हुए हैं ए बी और सी, यह तीनों सही है। और जो डी और ई है यह इनसे संबंधित नहीं है, यह गलत है। तो जो पहला ऑप्शन कथन था वर्ष 1605 में डचों ने अम्बोनिया के पुर्तगाली दुर्ग पर कब्जा कर लिया था, यह बात बिल्कुल सही है। 1606 में डचों ने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए गोलाकुंडा के शासकों से फरमान प्राप्त किया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। डचों ने वर्ष 1617 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, ये बात भी सही है। तो जो 3 स्टेटमेंट है ये तीनों चीज़ें सही है। तो जो इस तरीके के प्रश्न हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको अच्छे तरीके से विषय पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों में डीप का पूछा जाता है। प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सही है। ए, वायु पुराण में वाकाटक राजवंश के संस्थापक उसके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलता है। बी, आरंभिक अभिलेखी प्रलेखों में आबिरों को पश्चिम भारत में स्थित शक महाक्षत्रपों के सेनापति के रूप में दर्शाया गया है। सी, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में उल्लेखित इक्ष्वाकु वंशी शासक मदुरई नगर में शासन करते थे। डी, बोधि राजवंश उस क्षेत्र में विकसित हुआ जो कभी चेर राजवंश के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था। ई, महावंश में चोल शासक करिकाल का सिलोन पर आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। तो यहाँ पर 5 कथन जो दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं इसके बारे में बताना है और इन विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल ए बी सी डी, ऑप्शन 2 केवल ए बी और ई, ऑप्शन 3
केवल बी, सी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल ए, डी और ई। तो इस सवाल का सही जवाब आएगा ऑप्शन 2 केवल ए, बी और ई। ए, वायु पुराण में वाकाटक राजवंश के संस्थापक और उसके पुत्र प्रवीर के बारे में संकेत मिलता है। तो वायु पुराण में वाकाटक वंश के संस्थापक और उसका जो पुत्र था प्रवीर, उसके बारे में जानकारी मिलती है। और जो प्रारंभिक अभिलेख प्रलेख है उनमें यह बताया गया है कि जो आबिर थे वो पश्चिम भारत में जो शक महाक्षत्रप थे उनके सेनापति के रूप में कार्य करते थे। और महावंश में चोल शासक करिकाल का सिलोन पर आक्रमण का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न 44, निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन ए, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन बी, मंदिर की दीवारों पर चोल शासकों की चित्रकारी की गई है। ऑप्शन सी, त्रिपुरांतक शिवजी का एक अन्य नाम है। ऑप्शन डी, राजराजेश्वर मंदिर चोल राजवंश की कला के महान चरण का प्रतीक है। ऑप्शन ई, राजराज देवी दुर्गा के भक्त थे। तो इन 5 कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन 1 केवल ए, बी, सी और डी। ऑप्शन 2 केवल ए, सी, डी और ई। ऑप्शन 3 केवल ए, सी और डी। ऑप्शन 4 केवल सी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन सी केवल ए, सी और डी। जो तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण चोल शासकों द्वारा करवाया गया था। यह बिल्कुल सही है और इसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन सी, जो त्रिपुरांतक है वो शिवजी का एक अन्य नाम भी है। और राजराजेश्वर मंदिर चोल राजवंश की कला के महान चरण का प्रतीक है। राजराजेश्वर मंदिर को ही बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया था। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से कौन सही है? ए, नागार्जुन कोंडा अभिलेख से वर्ष 270 ईस्वी की तिथि प्राप्त होती है। बी, नागार्जुन कोंडा अभिलेख में देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। सी, आबिर शासक वशिष्ठिपुत्र वसुसेन देवी दुर्गा के भक्त थे। डी, नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर का आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। ई, नागार्जुन कोंडा अभिलेख ईश्वर को रुम्बर भाव के रूप में भी वर्णित करता है। तो इन 5 कथनों में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। केवल ए, सी, डी और ई। ऑप्शन 2 केवल बी, सी, डी और ई। ऑप्शन 3 केवल ए, बी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, सी, डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, ए, बी, डी और ई। तो जो ए, बी और डी और ई है ये चारों सही है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख है, इससे हमें 270 ईस्वी की तिथि प्राप्त होती है। साथ ही साथ नागार्जुन कोंडा अभिलेख में देव परमदेव की छवि के प्रति समर्पण के भाव का उल्लेख मिलता है। नागार्जुन कोंडा अभिलेख सर्वोच्च ईश्वर को आदि पुरुष के रूप में उल्लेख करता है। और नागार्जुन कोंडा अभिलेख में ही ईश्वर को रुम्बर भाव के रूप में भी वर्णित किया गया है। ये चारों चीज़ें सही है। प्रश्न 46, नौकरों और दासों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? जो नौकर और दास है इनकी स्थिति के बारे में यहाँ कोई कथन दिए हुए हैं। इनमें से बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ए, मोरलैंड ने इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दासता को विस्तारपूर्वक निरूपित किया है। बी, फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक था जिसने दासों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया। सी, पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति की थी। डी, जेद्दा के तीर्थयात्री जहाज दास व्यापार में लिप्त नहीं थे। ई, अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को स्वीकृत किया। इन विकल्पों में से हमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए, डी और ई। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल बी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 2
केवल ए, बी और सी। जो शुरुआत के 3 कथन है ये तीनों सही हैं कि मोरले ने इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दास्ता का विस्तार पूर्वक वर्णन किया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दासों को निर्माण के उद्देश्य से प्रयोग किया था और पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति करी थी। प्रश्न 47, पुरंदर की संधि 1665 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच में हुई थी, उसके बारे में कौन से कथन सही है? ए, शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलों में से 23 किले मुगलों को वापस कर दिए गए। बी, वापस किए गए किलों से प्रतिवर्ष 4 लाख खून का राजस्व प्राप्त होता था। सी, शेष 12 किलो से प्राप्त 2 लाख खून की वार्षिक आय को शिवाजी के लिए छोड़ दिया गया था। डी, बीजापुरी कोंकण में एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था। ई, शिवाजी को 30 लाख खून किस्तों में मुगलों को देना था। अब हमें नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए, डी और ई। ऑप्शन 2 केवल बी, सी और डी। ऑप्शन 3 केवल ए, बी और डी। ऑप्शन 4 केवल सी, डी और ई। इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 केवल ए, बी और डी कि शिवाजी द्वारा जीते गए 35 किलो में से 23 किले जो थे वो मुगलों को वापस दे दिए गए थे। वापस किए गए किलों से प्रतिवर्ष 4 लाख खून का राजस्व प्राप्त होता था और बीजापुरी कोंकण में एक क्षेत्र शिवाजी को प्रदान किया गया था। प्रश्न 48, मध्यकाल में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, कन्नौज, कड़ा और मानिकपुर से नमक राजधानी लाया जाता था। बी, पान का पत्ता उत्तर पूर्वी भारत से आयातित किया जाता था। सी, दिल्ली को रसद की आपूर्ति काफ़ी दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। डी, बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और मूल्य नियंत्रण उपायों का विस्तारपूर्ण उल्लेख किया है। ई, इब्न बतूता से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से अनाज की आपूर्ति होती थी। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए, बी और डी। ऑप्शन 2 केवल बी, सी और डी। ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल बी, सी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 केवल सी, डी और ई। जो दिल्ली को रसद की आपूर्ति काफ़ी दूर के ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के कृषि और मूल्य नियंत्रण उपायों के बारे में विस्तारपूर्वक वर्णन भी किया हुआ है। इब्न बतूता से हमें ज्ञात होता है कि मुख्यतः गंगा के तट पर स्थित अमरोहा से अनाज की आपूर्ति होती थी। प्रश्न 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, नौसैनिक रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार से विरोध प्रारंभ किया। बी, बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव था। सी, नौसैनिक विद्रोह के दौरान बॉम्बे शहर शांत रहा था और जनता ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। डी, बॉम्बे में शांति स्थापना के लिए एक मराठा बटालियन बुलाई गई थी। ई, कराची में भी हड़ताल फरवरी 1946 में हुई। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए और बी। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 केवल ए, बी और डी। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी और ई। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 4 केवल ए, बी, डी और ई। नौसैनिक रेटिंग्स ने 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार से विरोध प्रारंभ किया। बॉम्बे में नौसैनिक विद्रोह का मुख्य कारण खराब भोजन और नस्लीय भेदभाव था। बॉम्बे में शांति स्थापना के लिए एक मराठा बटालियन बुलाई गई थी और कराची में भी हड़ताल फरवरी 1946 में हुई थी। प्रश्न 50,
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिडेनहम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। बी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। सी. इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का लाल ध्वज है। डी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दलित शूद्र पहचान संबंधित गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। ई. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1936 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की थी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। ऑप्शन ए केवल ए और बी। ऑप्शन 2 केवल ए, बी और सी। ऑप्शन 3 ए, बी, सी, डी और ई। ऑप्शन 4 केवल ए, बी, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा ऑप्शन 3 ए, बी, सी, डी और ई। जो पांचों कथन है ये सभी सही है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सिडेनहम कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में पद ग्रहण किया था। इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना करी थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का ध्वज लाल था। अम्बेडकर जी ने दलित शूद्र पहचान संबंधित एक गैर आर्यन सिद्धांत का समर्थन नहीं किया था। इन्होंने 1936 में द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो इस तरीके से हमने 50 प्रश्नों को सोल्व कर लिया है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बार बार रिवीजन करें और अपनी तैयारी मजबूत करते चले जाइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।